हेलो, क्या हाल है आप सबके। आज हम एम्प्लॉयमेंट की वीडियो लेकर आए हैं। कौन सी कि किस तरह से हमारे देश की ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में रिलेशन होता है। ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि हमारे देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। एम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीबी दूर होगी। तो आज चलिए देखते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में रिलेशन होता है। ठीक है ना। देखो, यहां पर हमने सबसे पहले ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी की बात की है। जीडीपी क्या होता है? पूरे कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी क्या होता है? पूरे देश के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, वैल्यू है, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, अपने देश की इनकम कहते हैं। तो इसका एम्प्लॉयमेंट के साथ कैसा रिलेशन है? अगर हम बात करें 1950 से लेकर 1950 से लेकर 2010 तक की, तो जीडीपी इंक्रीज हुई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा इंक्रीज हुई। एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो हुआ, बट जीडीपी उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्या हुई, इंक्रीज हुई। जीडीपी इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, बट जीडीपी ज्यादा इंक्रीज हुई। राइट। आगे, देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। जीडीपी हमेशा फ्लक्चुएट होता रहा, कभी 4%, कभी 8%, कभी 5%। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रही, लेकिन नॉट मोर देन 2%। 2% बढ़ना भी कोई बढ़ना थोड़ी ना होता है। तो यहां पर देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, बट एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। आगे, इन द लेट 1990s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ बढ़ना, अब बढ़ने की जगह एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ क्या हो गई, गिरना शुरू हो गई, यानी अब रेट गिरने लग गई। एंड रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ, और हमारा जो लेवल ऑफ ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो अब प्लानिंग की स्टार्टिंग में जब हमारी एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट गिर रही है और जीडीपी थोड़ा सा बढ़ रही है, तो धीरे करते करते ईयर्स में क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस बढ़ने लगा, और जिसकी वजह से उस ट्रेंड को नाम दिया गया जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो वो इसका मतलब, जब एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो इसका मतलब लोगों की जॉब नहीं है, उसके बाद भी ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। आगे डेफिनेशन दी है, उसमें और अच्छी तरह बता देंगे। ठीक है। तो इसी ट्रेंड को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। उन्होंने क्या कहा कि द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया have always aimed at reducing the proportion of people, यानी proportion of people depending on agriculture। जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने वाले जो लोग थे, उनका proportion धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आगे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बताया। जॉबलेस ग्रोथ क्या थी? जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिए जब जीडीपी बढ़े, ग्रोथ हो, तो उसे हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब जैसे, अब ऐसे कैसे बढ़ सकता? बिना काम दिए हमारे देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा? कैसे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी? सिंपल टेक्निक, नई तरह की मशीन्स आने लगी। तो जब नई तरह की मशीन्स आने लगी, पहले हाथों से काम होता था, 20 लोग काम करते थे, लेकिन जब मशीन आई तो वहां पर 2 ही लेबर बहुत है, 4 लेबर बहुत है, 5 लेबर बहुत है। तो धीरे करते करते नई टेक्निक ऑफ मशीन क्या होने लगी, सब्स्टिट्यूट होने लगी लेबर्स का। तो हम शिफ्ट होने लगे लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ। तो इसलिए यहां पर कम एम्प्लॉयज में ज्यादा आउटपुट होने लगा, इसलिए आउटपुट ज्यादा और जॉब्स कम। तो इसे हम कहते थे जॉबलेस ग्रोथ। अभी हमें टेबल में दे रखा है, हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अगर हम बात करें 1972 से लेके 2012 तक, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में 1972 वाली लाइन में कि हमारे देश की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी, वो एम्प्लॉयमेंट भी किस पर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पर, यानी प्राइमरी सेक्टर पर 74.3% आप देख सकते हो। और ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि अब हम डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर पे कितना, 48.9%। कितना डिफरेंस आ गया है ना। यानी हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है, वो काफी हद तक क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। अब और कम हो गई होगी, क्योंकि ये 11 और 12 के हिसाब से डेटा है। सेकेंडरी सेक्टर में
10.9% था सेकेंडरी, जिसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, जो कि इंक्रीज हो गया और बढ़ना भी चाहिए था 24.3%। और यहां पर टेरिटरी 14.8% था, जो कि अब बढ़कर हो गया 26.8%। देखा जाए तो यहां पर ना के बराबर क्या थी ग्रोथ थी, और यहां पर हाँ के बराबर ग्रोथ है, यानी यहां पर इतनी ग्रोथ नहीं थी और यहां पर अब बढ़ गए। इसका मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोपोर्शन था वो दोनों में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, आएगा नहीं डेटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि भाई अगर हम कंपैरिजन करें तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम हुई है और सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में इंक्रीज हुई है। करेक्ट। चलो आगे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। हमारी इंडियन वर्कफोर्स इनफॉर्मलाइजेशन होने लगी, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाने लगी। क्या होता है इनफॉर्मल सेक्टर, वो सब बाद में। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, इसमें क्या था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे जो मेन ऑब्जेक्ट था इंडियन प्लानिंग इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी। हमारे देश का मकसद क्या था कि इंडियंस को क्या करना, जॉब प्रोवाइड करना और उनको जॉब सिक्योरिटी देना। ऐसा ना हो कि आपको जॉब तो दे दी लेकिन गारंटी नहीं है कि कल तक टिकोगे या नहीं टिकोगे, और आपको क्या करना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना। तो इस तरह से हम आपको इनफॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहे थे Indians को। It has been stressed that industrialization would bring surplus workers from agriculture to industry with better standard of living। हमने ये सोचा, इंडिया ने सोचा कि it has been stressed, इस पर जोर दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन would bring surplus workers। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से क्या है, उसके पास वर्कर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वो शिफ्ट होंगे एग्रीकल्चर से कहां पर, इंडस्ट्री की तरफ। किसके साथ, better standard of living। However, even after 55 years of planned development, 3/5 of Indian workforce depends on agriculture as the major source of livelihood। However, even after 55 years of planned development, यानी हम जो प्लानिंग कर रहे थे उसके 55 साल के बाद 3/5 ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, यानी कि देखा जाए टोटल वर्कफोर्स का 3/5 डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद भी डिपेंड करता था किस पर, एग्रीकल्चर पर, एज अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। यानी इतने सालों के प्लानिंग के बाद भी हमारा 3/5 जो है पोर्शन वर्कफोर्स का, वो अभी भी डिपेंड करता था, जो जहां से लिवलीहुड कमा रहा था एग्रीकल्चर से। और हमारे ईयर्स टू ईयर्स क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे क्या हुई है, गिरी है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर मोर देन 10 और 20 ईयर्स, सम वर्कर्स डू नॉट गेट मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारे बेनिफिट उनको नहीं मिले। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, ठीक है। एम्प्लॉयज इन द प्राइवेट सेक्टर गेट अ लोअर सैलरी वाज एज कंपेयर टू द एम्प्लॉयज डूइंग द सेम वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग काम कर रहे थे वो सेम काम था जो पब्लिक सेक्टर में लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनसे कम सैलरी कमा रहे थे, कम, बहुत कम। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है, वेलफेयर के बारे में नहीं सोचता, तो ये भी रीजन था। ठीक है, अब आता है फॉर्मल सेक्टर। अब फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर होता है ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर्स, आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर्स। यानी कि अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर्स की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट हो एंटरप्राइज या पब्लिक हो और उसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो, तो उसे फॉर्मल सेक्टर्स कहते हैं। अब फॉर्मल सेक्टर्स में 10 और 10 से ज्यादा, और यही नहीं, उसके अंदर क्या होगा कि आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सारी चीजें इनको मिलने लगेगी। किसमें, फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, दे अर्न मोर देन इनफॉर्मल सेक्टर। ये इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा कमाते हैं फॉर्मल सेक्टर वाले। उसके बाद फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अकाउंट जस्ट फॉर 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। अभी भी स्टिल इतने बेनिफिट्स मिलने के बाद भी हमारे पूरे देश में जितने भी वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 6% क्या है, फॉर्मल सेक्टर में। और वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन। अब यहां पर ट्रेड यूनियन बनेगी, फॉर्मल सेक्टर के अंदर ट्रेड यूनियन तक बन जाती है। वो आपस में बना लेते थे एम्प्लॉइज लेबर, तो आपस में एक यूनियन बना लेते। तो यहां वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है, और
लेबर लॉज भी यहां बनाए जाते हैं ताकि लेबर के राइट्स का ध्यान रखा जाए। तो प्रोटेक्ट थ्रू लेबर लॉज, यहां पर लेबर को प्रोटेक्ट किया जाता है लेबर लॉज के थ्रू। उसके बाद बात आती है इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट क्या कर दो, काया पलट कर दो, उल्टा कर दो। इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं कि ये सिर्फ क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स की बात होती है, और इसके अंदर क्योंकि पब्लिक सेक्टर सारा का सारा क्या होता है, फॉर्मल होता है। प्राइवेट सेक्टर फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ऑल दोज प्राइवेट एंटरप्राइज विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स, जहां पर 10 से कम है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। उनको किसी भी तरह के सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते, और इनका लेकिन अकाउंट जो कैलकुलेशन की गई है वर्कफोर्स का 94% इसी पे लगे हुए हैं, और ये हमेशा फॉर्मल सेक्टर से कम अर्न करते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई ट्रेड यूनियन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर डेटा दिया है मेल और फीमेल का। अगर हम फॉर्मल कैटेगरी की बात करें, नंबर ऑफ वर्कर्स इन मिलियंस में बात करें, तो मेल 24 और फीमेल 6, तो टोटल कितना हुआ, 30 मिलियन, ठीक है। और इनफॉर्मल में 310 मिलियन मेल है और 133 फीमेल है, तो टोटल कितना मिलियन हो गया, 443 मिलियन यहां पर इनफॉर्मल में, यानी इनफॉर्मल ज्यादा और फॉर्मल सिर्फ 30। गेटिंग? तो ये हमारा क्या था, डेटा था। देखो चीज को समझकर पढ़ना चाहिए। ये वन शॉट स्पीड पर मैं आपको करा रहा हूं, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, लेकिन इसे आप फोकस करके आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर अच्छी तरीके से करना। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय, जय हिंद।